हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आप आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर पर होंगे। ठीक है, चलो तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस करनी है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस लास्ट में हमने स्टडी किया था। इलेक्ट्रोलिसिस यानी क्या होता है कि आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लो और उसमें इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दो और इलेक्ट्रिसिटी पास करो, है ना। प्रिंसिपल क्या था उसका? तो उसका प्रिंसिपल था इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, तो ये उसका प्रिंसिपल था। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस पूरा सिंपल सेल हमने कॉपर का स्टडी किया था कि इम्प्योर कॉपर प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। अब हमारा क्वेश्चन ये है थोड़ा सा, और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, थियरी में कभी नहीं आ सकता, बट एमसीक्यू इसमें से आ सकते हैं, हमारे बोर्ड में आ सकते हैं या तो जेईई नीट में आ सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स क्या होनी चाहिए। कोई भी कंपाउंड आपको क्वेश्चन में दिया है तो उसकी प्रोडक्ट क्या होगी। सपोज अपन यहाँ पर NaCl ले लेते हैं, चलो ओके। और NaCl की आप बात करो तो NaCl हमने यहाँ पर 3 NaCl लिए हैं, चलो ओके। NaCl हमने यहाँ पर 3 NaCl लिए, चलो। उसमें सबसे पहला NaCl है हमारे पास कि मेल्टन NaCl। ओके, यानी वो सॉलिड टाइप का होता है, उसमें वाटर नहीं होता। ओके, NaCl, चलो पहला मेल्टन है। सेकेंड जो NaCl हमारे पास है यहां पर वो है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। ओके, और तीसरा हमें यहां पर दिया है वो है डाइल्यूट NaCl। चलो क्लियर, मेल्टन NaCl है आपके पास, मेल्टन NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl एंड डाइल्यूट NaCl है। अब यहां से क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगी ये अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो और कोई भी आपके सामने कंपाउंड है लाइक Na2SO4, लाइक MgSO4, MgCl2, CaCl2, कोई भी कंपाउंड है और उसका बोला है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट्स क्या मिलेगी, अगर ये आप अच्छी तरह से समझ गए तो आपको किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो पहले में चलते हैं, मेल्टन में चलते हैं कि मेल्टन NaCl अगर आपके पास होता है, लाइक हमारे पास NaCl जो घर पर होता है हमारे डब्बे में NaCl, वो NaCl को आप उबाल लो, चलो है ना, गैस पर हीट कर दो उसे। तो जैसे गैस पर हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टन हो जाएगा। ओके, चलो तो अगर मेल्टन होता है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि देयर इज नो वाटर in melton NaCl। चलो सबसे पहले तो इसमें वाटर ही नहीं होता, वाटर यानी कि आप क्या कह सकते हो इसे, H2O। ओके, तो यहां पर इसमें वाटर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सोडियम एंड Cl ही होगा, है ना। तो मेल्टन स्टेट में हमारे पास NaCl में Na+ आयन प्रेजेंट हो गए, ओनली Na+ and Cl- ions are present in compound। ओके, कंपाउंड में सिर्फ क्या होगा, Na+ एंड Cl- ही होगा। अब इस टाइप का आपके पास कोई कंपाउंड है, मेल्टन स्टेट का कंपाउंड है, और जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से यही हमारा जो सोडियम है ओके वो रिडक्शन एक्सपीरियंस करके कैथोड के ऊपर चला जाएगा, है ना। और यही हमारा जो कि यहाँ पर और कोई प्रेजेंट ही नहीं है हमारे पास, और कोई आयन ही नहीं है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी और कंपाउंड के मिलने का कि भाई एनोड पर O2 मिल जाए, कैथोड पर H2 मिल जाए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Na+Cl- के अलावा कोई आयन ही प्रेजेंट नहीं है।
तो जब भी आपको कोई मेल्टन कंपाउंड दे दे कि भाई मेल्टन कंपाउंड है तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो इलेक्ट्रोलिसिस में वही उसके जो आयंस है वही इलेक्ट्रोड्स पर एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। और ये याद रखना कि ऑलवेज मेटल डिपोजिटेड ऑन कैथोड, मेटल आपकी ऑलवेज कहाँ डिपॉजिट होगी, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो NaCl है उसमें मेटल कौन सा है, चलो तो उसमें हमारे पास जो मेटल है वो है सोडियम का। तो सोडियम कहाँ डिपॉजिट होगी, तो सोडियम डिपॉजिट होगी कहाँ पर डिपॉजिट होगी, कैथोड पर। तो ये आपको याद रखना है। ओके चलो, अब यहाँ पर दोनों सिर्फ Na और Cl ही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सो द Na प्लस सोडियम मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड बाय रिडक्शन and Cl2 gas, chlorine gas deposited on anode by oxidation। चलो क्लियर। तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, तो रिएक्शन यहाँ पर कुछ इस तरह से होगी कि एनोड की रिएक्शन, चलो क्या मिलता है एनोड पर Cl2, क्योंकि इसके अलावा कोई और हमारे पास गैस ही नहीं है। और ये दोनों में तो आप जानते हो कि ये दोनों में कम वैल्यू किसकी होती है, तो ये कम वैल्यू इसकी होती है। ओके, और तो इसीलिए यहाँ पर ये कैथोड में जाएगा और ये एनोड में जाएगा। चलो तो Cl माइनस क्या होगा, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का एक्सपीरियंस करेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेटल ऑलवेज कहाँ जाएगी, कैथोड पर जाएगी। तो ये दोनों में ये मेटल है तो मेटल जाएगी कैथोड पर, और ये बचेगा Cl, वो जाएगा एनोड पर। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तो ये एज अ Cl माइनस तो प्रेजेंट है हमारे पास। Cl माइनस में से किस में कन्वर्ट होगा, Cl2। ओके, इसे हाफ कर देते हैं बैलेंस के लिए, 1-1 हो जाएगा। ओके, और ऑक्सीडेशन है इसीलिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो ये हो गया आपकी रिएक्शन। चलो क्वेश्चन में आपको ये भी पूछे कि मेल्टन स्टेट में रिएक्शन क्या होगी, ये भी अगर आपको पूछ ले। ओके, मोल्टन स्टेट में आपको ये भी पूछ ले कि भाई रिएक्शन क्या होगी, तो आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन होगी। कौन सा कंपाउंड कहाँ मिलेगा, तो ये भी आप बता सकते हो कि मेटल ऑलवेज एट कैथोड एंड गैस ऑलवेज एट एनोड, याद रखना है। ठीक है चलो, और ये तो होगी एनोड की रिएक्शन। अब कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, तो कैथोड में हमारा जो मेटल है वो डिपॉजिट होता है। तो मेटल हमारा Na+ है, तो Na+ क्या करेगा, Na+ एक्वस नहीं लिख सकते हम यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये मेल्टन है। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि मोल्टन स्टेट में है ये। ओके चलो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा, ये भी मोल्टन स्टेट में है, याद रखना आप। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na सॉलिड मेटल में, और ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो वी कैन से दैट व्हेन वी हैव मोल्टन NaCl एट एनोड, चलो क्या होगा, एट एनोड वी गेट Cl2 गैस एंड at cathode electrode we get sodium metal। तो इतना आपको मोल्टन NaCl में याद रखना है। ठीक है चलो क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट। कोई भी अब ऐसे ही होगा किसी भी मेल्टन कंपाउंड का, कोई भी मेल्टन कंपाउंड आपको दे दिया, चलो दे दिया मेल्टन KCl दे दिया, मेल्टन MgCl2 दे दिया, मेल्टन CuSO4 दे दिया, है ना, मेल्टन AgNO3 दे दिया, आपको कोई भी मेल्टन कंपाउंड दे दिया। अब उसकी प्रोसेस इसी तरह से होगी, आपको ये याद रखना है। ठीक है चलो, अब चलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में। चलो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर H2O भी होगा, बट ये लेस प्रोपोर्शन में होगा। H2O कैसे होगा, लेस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो NaCl ज्यादा होगा। किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आप जानते हो कि वो कंपाउंड, वो सॉल्यूट जो है वो मोर देन सॉल्वेंट होगा, है ना, सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा। आप शायद कोई भी ले लो कि शुगर सॉल्यूशन ले लो, तो शुगर का अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें शुगर ज़्यादा होगी, है ना। अगर NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो NaCl ज़्यादा होगा और वाटर उसमें कम होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
the amount of water is less, the amount of water is less in any concentrated solution. Okay, always याद रखना कि the amount of water is less in any concentrated solution. Then here we have concentrated NaCl solution. Here we have concentrated NaCl solution. That's why the concentration of NaCl is more than the concentration of water in this solution. चलो, तो यहाँ पर हमारे पास NaCl है. NaCl के बारे में डिस्कस करें तो so we have here we have more ion of Na plus and more ion of Cl minus compared to more ion of H plus and more ion of OH ऑक्सीजन -2 है ना, OH माइनस. चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई कैथोड की, कि कैथोड पर या तो यहाँ पर से सोडियम जा सकता है, यहाँ पर से या तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जा सकता है, या तो एनोड पर यहाँ से Cl माइनस में से कन्वर्ट होकर Cl2 जा सकता है, या तो यहाँ से ऑक्सीजन में से O2 जा सकता है. तो अब यह क्या पॉसिबिलिटी होगी ये हम देखते हैं. चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं पहले आपको ये दो रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि सपोज सोडियम की रिएक्शन. चलो क्या होगी सोडियम की रिएक्शन, बताओ मुझे सोडियम की रिएक्शन क्या होगी. चलो बताओ आप, सोडियम की रिएक्शन माइंड में सोचो. सोडियम की रिएक्शन होगी Na प्लस एक्वायस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Na. चलो ये सोडियम की है. आप में से किसी को इसका पोटेंशियल याद है? सोडियम का पोटेंशियल कितना है? E नॉट Na प्लस बाई Na. तो E नॉट Na प्लस Na ये रिडक्शन का पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट. याद रखना आप कितना है, -2.71 वोल्ट. ओके, अब आप हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर लो. चलो, तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर H प्लस होगा, H2O में हाइड्रोजन एज H प्लस होगा. चलो उसकी रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन. तो क्या होगा यहाँ पर, हाफ H2 गैस, ये मेटल हो जाएगा यानी सॉलिड. चलो ओके, यहाँ पर एक्वायस, ये है एक्वायस और ये गैस. इसका पोटेंशियल याद है किसी को? चलो, बहुत ही हार्ड है. हाइड्रोजन का पोटेंशियल बहुत ही हार्ड है ना, कितना है बताओ. चलो, तो ये हार्ड में है, आप सब जानते ही होंगे 0 वोल्ट. ओके, सोडियम का हम जानते हैं, सोडियम का है -2.71 वोल्ट, और हाइड्रोजन का हम जानते हैं कितना है, 0 है. ओके, तो याद रखना है आपको यहां पर, तो हायर पोटेंशियल always deposited on कैथोड. याद रखना कि जिसका पोटेंशियल हायर होगा, हायर पोटेंशियल वैल्यू ऑलवेज डिपोजिटेड ऑन कैथोड. तो जिसका भी दोनों में से हायर पोटेंशियल है, चलो देख लो, दोनों में से हायर पोटेंशियल 2.71 है ना, माइनस है तो ये तो कम हो गया, तो ये 0 ज्यादा हो गया. अब 0 ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा है, तो ये कैथोड पर जाएगा. सिंपल है, कुछ नहीं है ना यहाँ पर, कि ये दोनों में से कौन जाएगा. तो ये दोनों में से जिसका भी पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, मैंने बता दिया आपको कि इसकी -2.71 है, आप देख लोगे टेबल में तो आपको इतनी मिल जाएगी. हाइड्रोजन तो आप जानते हो 0 है, तो 0 ज्यादा है तो 0 जाएगा. जिसकी भी पोटेंशियल की वैल्यू, रिएक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू, जिस आयन की रिडक्शन की पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड पर जाएगा. तो यहां पर हाइड्रोजन की ज्यादा है तो हाइड्रोजन जाएगा. सो फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस वी गेट, चलो वी गेट, अब कैथोड पर ये तो नहीं जाएगा सोडियम, तो कौन जाएगा, H2 ऑन कैथोड. एंड चलो अब सेम वैसा ही किस्सा यहां पर भी होगा, Cl एंड ऑक्सीजन के बीच में.
है ना। तो Cl ऑक्सीजन के बीच में जो क्लोरीन है, ओके, ये इजीली एनोड पर जा सकता है, तो आपको याद रखना है। ओके, तो Cl2 ऑन एनोड। ओके, अब रिएक्शन क्या होगी, चलो लिख लेते हैं। तो रिएक्शन ये होगी, चलो तो अब इसकी रिएक्शन ये होगी, चलो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, एनोड पर जा रहा है, कौन जा रहा है हमारा Cl2, तो Cl2 कैसे जाएगा 2Cl माइनस। चलो सपोज यहाँ पर है हमारे पास 2Cl माइनस, उसमें से यहाँ पर कन्वर्ट होता है Cl2 गैस में, ये चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन ये कैथोड के सॉल्यूशन के जो H+ है वही एक्सेप्ट करेंगे, यानी हमारा ये वाटर है, वाटर एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो ये वाटर है H2O, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2 मोल H2O 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, तो वो कन्वर्ट कर देगा यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल के H2 गैस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये होगा H2 गैस। ओके, अब यहाँ 2 हाइड्रोजन और बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, वो ये इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 2OH माइनस को निकाल देंगे। ओके, अब सॉल्यूशन में तो हमारा Na+ पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है इसका, है ना, इसका कुछ नहीं हुआ है, पड़ा है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में OH माइनस भी जनरेट हो रहा है, तो ये दोनों मिल जाएंगे Na+ एंड OH माइनस। तो ये Na+ एंड OH माइनस मिल जाएंगे और सॉल्यूशन में आपको क्या दे देंगे, सॉल्यूशन में आपको NaOH दे देंगे। याद रखना आप, सॉल्यूशन में आपको क्या दे देंगे, NaOH दे देंगे, NaOH प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में, NaOH प्रेजेंट रहेगा, ये आप याद रख लेना, ठीक है। चलो तो ये हो गई कंसंट्रेटेड NaCl की बात, ठीक है। चलो अब चलते हैं डाइल्यूट NaCl में। अब ये तो सिंपल है, डाइल्यूट NaCl इन डाइल्यूट सॉल्यूशन the water is always in more proportion। याद रखना, किसी का भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, Na2SO4 डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KBr, तो किसी के भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा, है ना। अगर वाटर ज्यादा है तो उसके जो आयंस है, ओके, H+ एंड OH माइनस, तो वो ज्यादा रहेंगे। सो in the electrolysis of dilute NaCl, only H2O gets electrolytes। याद रखना आप कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl ओनली H2O गेट्स इलेक्ट्रोलाइज्ड, H2O ही इलेक्ट्रोलाइज होगा, है ना, H2O का ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा और किसी का नहीं होगा। मैं आपको बता दूं चलो कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KBr, तो किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, सिर्फ वाटर का, है ना। ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, सिर्फ H2O का ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा इसमें। यानी कि अब आपको पता चल गया कि डाइल्यूट, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस यानी सिर्फ और सिर्फ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। याद रखना आप, ओके, ये मेन थिंग आप याद रखना कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनी डाइल्यूट solution is equal to electrolysis of water। ये आप याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या होगा, वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। सिंपल थिंग है, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। चलो अब रिएक्शन क्या होगी, तो द रिएक्शन ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, चलो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन क्या होगी और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेगी। तो जब भी आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे प्रोडक्ट तो आप जानते ही हो कि कैथोड पर H2 गैस मिलेगा, एनोड पर O2 गैस मिलेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। सपोज पहले एनोड की रिएक्शन लिख लो। चलो तो एनोड में हमारा जो H2O है, ओके, वो H2O लिक्विड वो क्या करेगा, वो यहाँ से हमें H2O में से ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन को जनरेट कर देगा। तो H2O में से ऑक्सीजन जनरेट हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन तो निकल गया। अब कितने हाइड्रोजन बचे इसमें, 4 हाइड्रोजन बचे। तो वो 4H+ एज ए 4H+ एक्वास आ जाएंगे किसको बैलेंस करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। कभी भी आप में क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ या तो हाउ मेनी लीटर ओके ऑफ O2 डिपोजिटेड ऑन एनोड, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है कि एनोड पर कितना लीटर O2 जनरेट होता है, तो इसमें आपको ये रिएक्शन यूजफुल होगा कि ये विथ दिस रिएक्शन वी कैन से दैट फॉर 1 मोल ऑफ O2 वी हैव टू पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 4 फेराडे। तो जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन में से 4 फेराडे पास करोगे तब आपको 1 मोल O2 यहाँ पर मिलेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कैथोड की रिएक्शन अब देख लो। चलो तो कैथोड की रिएक्शन यहाँ पर कुछ इस तरह से होगी कि कैथोड में भी यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ वाटर है यही क्या करेगा, यही एक्सेप्ट करेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। चलो ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये भी 2 मोल होगा यहाँ पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये 2 मोल H2O में से 1 मोल H2 जनरेट हो जाएगा गैस। ओके, तो यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन निकल गए एज H2। तो अब कितने बचे, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बचे। तो वो इसको बैलेंस करने के लिए 2OH- बना देंगे। तो ये हो गई हमारी फाइनल रिएक्शन जो कि आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की दोनों की रिएक्शन ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर JEE नीट के देख लेना, इस टाइप की रिएक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सामने दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमारी टेक्स्ट बुक में इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दे दिया है, बट मैंने आपको ये इजी वे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इतना आपको माइंड में रखना है। अब आपके सामने कोई भी कंपाउंड हो, उसका मेल्टेन स्टेट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो या तो डाइल्यूट हो, तो कैसे प्रोडक्ट क्या मिलेगी इलेक्ट्रोलिसिस से ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको अच्छी तरह से ये प्रिपेयर कर लेना है। चलिए गाइस, तो अब इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में एक एग्जाम्पल जो है वो हमने स्टडी कर लिया है ना। हमारे टेक्स्ट बुक में जो एक एग्जाम्पल दिया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़े से कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमें 3.10 ऐसा दिया है कि इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर। तो यहाँ पर एक ऐसा है कि एक मेटालिक वायर है, ये मेटालिक वायर में से 0.5 एम्पीयर करंट पास हो रहा है 2 आवर्स के लिए। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो ये वायर में से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए होंगे ये हमें फाइंड करना है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो किया होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें I दिया है, I = 0.5 एम्पियर। ओके, इसके अलावा हमें दिया है यहाँ पर T टाइम, T = 2 आवर। ओके, और 2 आवर को हम जानते हैं कि आपको जब भी ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के एग्जांपल्स या क्वेश्चन सोल्व करते हो तब आपको टाइम किस में लेना है, टाइम लेना है हमें सेकंड में। ओके, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 × हो जाएगा 3600 सेकंड, ये हो गया हमारे पास। ओके, तो ये हो गया एम्पियर और ये हो गया 2 आवर। तो इतने एम्पियर करंट 0.5 2 आवर के लिए आपको पास करना है। तो टोटल वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है तो ये आपको जानना है। क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है मगर है इजी। ओके, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। चलो, तो सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चलो तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q = IT। तो I हमारे पास है 0.5, T है 2 × 3600। ओके,
क्या करेंगे, कुछ लोग कैलकुलेटर लेके 0.523600 आंसर मिलेगा 3600। कैलसी इसमें यूज नहीं करना है यार, सिंपल है, 2 × 0.5 1 हो जाएगा एंड 1 × 3600 यानी 3600 कूलम हो गया। चलो अब इसे सपोज आपको फैराडे में कन्वर्ट करना है, तो फैराडे इक्वल्स टू क्या होगा, 3600 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम। तो जिसे ही आप ये 3600 को 96,500 में कन्वर्ट करोगे, ओके, तो आपको मिलेगा 0.037। तो ये आपको फैराडे मिल गए 0.037। ओके, तो यानी कि टोटल हमारे ये मेटालिक वायर में से कितने फैराडे पास हो रहे हैं, 0.037 फैराडे या मेटालिक वायर में से पास हो रहे हैं। तो ये तो सिंपल था कैलकुलेशन, जो हमने एक एग्जांपल किया है उसी से आप ये सोल्व कर सकते हो। आप में से कई स्टूडेंट्स ने ये सोल्व भी कर लिया होगा, ओके, विथ द एग्जाम्पल। वो जो हमने एग्जाम्पल सोल्व किया था कॉपर वाला, उसकी हेल्प से आपने ये सोल्व कर लिया होगा, है ना। पर कुछ लोग अभी भी मेरा वेट करते होंगे कि सर जब कराएंगे ये सोल्व तब हम देखेंगे। ओके, चलो कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर करा देता हूँ। बट आपको क्या करना है, आपको इसके अलावा जो डिफरेंट आपके रेफरेंस बुक में या तो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में दी है, वो सब आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। और क्या करना है, अगर उसमें कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम जनरेट होता है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख देना है, वो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने विद द हेल्प ऑफ INT क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट कर लिया, Q इज इक्वल्स टू IT, और Q से हमने ये फैराडे निकाल लिए। चलो अब यहाँ पर वी नो दैट 1 फैराडे, चलो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हैव, चलो 1 फैराडे में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 फैराडे यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 फैराडे यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी में प्रूव किया था, है ना। फैराडे की वैल्यू प्रूव की थी, फैराडे कैसे मिलता है, तो 1 मोल को ही हम 1 फैराडे बोलते हैं। तो यानी कि 1 मोल, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 1 मोल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चलो 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल में 1 फैराडे यानी 1 मोल, और 1 फैराडे में इतने हैं, तो हमारे पास कितने फैराडे, 0.037 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में, चलो हाउ मेनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.037 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आप इसे सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.2246, ओके, कितना मिलेगा, 0.2246, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 0.2246, और पावर तो कितनी है, 23। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पर एक पॉइंट राइट साइड ले जाओ, तो 2.246 इंटू पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज, पॉइंट राइट साइड जाएगा, पावर डिक्रीज होगी, तो ये होगी 22.2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो फाइनल हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन में बोला है, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो, ओके, थ्रू द वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, 2.246 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो होंगे। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स 3.10। तो ये हमें माइंड में अच्छी तरह से बिठा देना है, ठीक है। चलो चलिए गाइज, तो अब इंडेक्स 3.12 की बात करते हैं। 3.11 में तो सिंपल है कि आपको 3.11 में बोला है कि लिस्ट करना है, लिस्ट ऑफ मेटल विच वी कैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आप कौन सी मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। वी कैन एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम,
मैग्नीशियम, सोडियम, है ना। तो सिंपल है, ये तीनों आपका आंसर रहेगा 3.11 का। तो 3.11 इंडेक्स का आंसर हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, वी कैन एक्सट्रैक्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, याद रखना है। अब ये है 3.12, ये तो सिंपल है, बट ये मैंने इसलिए आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जेईई नीट में आते हैं, और जेईई नीट में आते हैं तब ये रिएक्शन नहीं दिया हुआ है आपको, तब आपको सिर्फ इतना ही बोला होगा क्वेश्चन में, जेईई नीट में अगर ये क्वेश्चन आएगा, और प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थोड़ा सा इसमें बेस है रेडॉक्स का, वहाँ पर सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि Cr2O7-2 कन्वर्टेड इनटू Cr+3 फॉर दिस रिएक्शन। चलो, ये सिर्फ इतना ही बोल देंगे। यहाँ पर तो आपको ये दिया है, तो इसलिए ये इजी हो गया। ओके, कुछ नहीं है इसमें, तो यहाँ पर तो ये इजी हो गया कि फ्रॉम दिस रिएक्शन चलो फ्रॉम दिस रिएक्शन we can say that six electrons are required to reduce 1 mole Cr2O7-2 into Cr+3। 1 मोल Cr2O7-2 को Cr+3 में रिड्यूस करने के लिए ये रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 6 फेराडे। वी नो दैट because 1 mole, because we know that 1 mole electron is equals to 1 फेराडे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यानी 6 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 फेराडे हो गए। तो यहाँ पर अब चलते हैं क्वांटिटी में। सो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 फेराडे, यानी 6F यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 96,500। ओके, और जब भी आप इसे सोल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 5,79,000। तो 5.79 इंटू 10 पावर 5 और आंसर रहेगा कलम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो रिएक्शन दिया है इसलिए ये सिंपल हो गया, है ना। यहाँ पर तो आपको ये जो क्वेश्चन है उसी में आपको आंसर दे दिया है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 फेराडे यानी 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 96,500 जो भी आंसर होगा वो। तो ये तो सिंपल सा है, बट मैंने इसलिए आपको यहाँ पर इसलिए सोल्व कराया है कि अगर जेईई नीट में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये रिएक्शन नहीं दिया होगा, सिर्फ इतना ही दिया होगा, और यहाँ से आपको 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, कैसे निकलता है, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये तो हमने रेडॉक्स में पढ़ाई है अच्छी तरह से। आई होप कि रेडॉक्स में आपको याद ही होगा ये सब, है ना। तो रेडॉक्स में कैसे करते थे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्रोमियम 2 है आपके पास, है ना, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 करते थे, 2Cr+3 करते थे कि नहीं करते थे, है ना। यहाँ पर क्रोमियम 2 है तो यहाँ पर तो एक ही है, तो सबसे पहले तो हम एटम का बैलेंस करते थे। जिस एटम एक्सपीरियंस या तो एक्सपीरियंसिंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जो भी हमारा एटम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को एक्सपीरियंस करता है उसे हम बैलेंस करेंगे। 2 Cr यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 Cr हो गए। अब हम यहाँ निकालेंगे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, वी नो दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो 7 इंटू -2, 7 टू -14, उस पर जाएगा +14। 14 में से ये ऊपर का चार्ज है वो लेस हो जाएगा, तो 14 - 2 यानी 12, यानी 2 क्रोमियम के +12 ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। तो यहाँ पर एक Cr का ये ऊपर ही है +3, तो 2 Cr के +6। तो यहाँ से पता चल गया कि डिफरेंस आता है 6 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 6 फेराडे। तो इस टाइप से आप ये 6 निकाल सकते हो और 6 से पता चल जाएगा 6 फेराडे। यहाँ पर हम पास करते हैं तो क्वांटिटी होगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 96,500। तो ये तो सिंपल था,
ओके बट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज करा दिया कि रेडॉक्स का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। ओके अगर आपको ये रिएक्शन दिया है तो इजीली पता चल जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन कभी जेईई नीट में नहीं आते कि आपको ये रिएक्शन ही दे दे, तो इसमें कुछ नहीं। अगर गुजरात बोर्ड में आप चाहो तो उसमें ये आ सकते, 1 मार्क्स में ऐसा आ सकता है, बट जेईई नीट में क्या होगा, ये आपको रिएक्शन खुद बनानी पड़ेगी। और ये भी बता दूं कि आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 8H2 दिए, वो भी रोंगे, वो भी यहाँ पर क्या आएगा 7H2, वो भी आप याद रखना, ठीक है। तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन आप इस तरह से बना सकते हो, ये आपको याद रखना है। ओके चलिए गाइज, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं, और उसमें हम यहाँ पर सेल एफिशिएंसी के बारे में भी जानेंगे, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट रेफरेंस बुक आप जब सोल्व करोगे तब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि ये सेल एफिशिएंसी ये क्या होता है। ओके तो इसीलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा सम जो है यहाँ पर लिखा है, जो मैं आपको सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो अच्छी तरह से आपको माइंड में बैठा देना है, क्योंकि इस टाइप के कहीं सम एग्जाम्पल्स आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 4 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर when passed through AgNO3 solution for 193 seconds deposited 0.972 ग्राम Ag। जब भी आप 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ओके कितने टाइम के लिए, 193 सेकंड के लिए, तब आपको यहाँ पर वेट कुछ इतना मिलता है 0.972। तो यानी कि ये हमारा होगा एक्सपेरिमेंटल वेट, कितना है 0.972 ग्राम। ओके क्योंकि सेल एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होगा, सेल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, परसेंटेज में होगी ऑलवेज, ये बताती है आपको सेल की एफिशिएंसी, सेल कितने परसेंटेज प्रोडक्ट देने में एफिशिएंट है, तो इसे बोलते हैं सेल की एफिशिएंसी। कोई भी सेल की एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होती, या तो 99% होती है, या तो 95%, या तो 90, या तो 80% होती है। ओके तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला ये है कि सेल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय थियोरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल यानी कि आपने 0.5 एम्पियर पास करके 193 सेकंड के लिए, ये एक्सपेरिमेंट में इतना Ag डिपॉजिट होता है, तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, थियोरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपको I दिया है, I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। ओके चलो, और आपको T भी दिया है 193 सेकेंड। सबसे पहले क्या करोगे स्टेप, तो ऑलवेज इस टाइप के सम में मैंने आपको बताया कि आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके तो सबसे पहले लिखते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू IT, तो I कितना है हमारे पास 0.5, ओके इनटू 193। तो जब भी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 965 मिलेगा आपको। ओके 965 कूलम, तो ये हो गया आपका Q। अब इसे फैराडे में कन्वर्ट करना है, तो फैराडे इक्वल्स टू क्या होगा 965 डिवाइड बाय 96500, तो आंसर आ जाएगा 0.01 फैराडे। चलो यहाँ से आपको फैराडे तो मिल गया। ओके अब Ag की रिएक्शन लिख लो। चलो तो Ag की रिएक्शन क्या होनी चाहिए आप जानते हो, तो रिएक्शन ऑफ Ag, the reaction of Ag plus in AgNO3 solution is, चलो क्या होगी रिएक्शन, रिएक्शन ये होगी Ag plus plus 1 इलेक्ट्रॉन माइनस इट गिव्स Ag। ओके तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 फैराडे। सो आप यहाँ कह सकते हो कि फ्रॉम पासिंग 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे वी गेट 1 मोल Ag। सो आपके पास कितने फैराडे है 0.01, सो 0.01 फैराडे, हाउ मैनी, चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 फैराडे 1 मोल मिल जाएगा, तो 0.01 फैराडे से क्या मिलेगा, 0.01 फैराडे से भी हमें क्या मिलेगा 0.01 मोल Ag मिलेंगे। ओके वी
गेट। चलो तो ये मोल मिल गया। अब मोल से वेट तो आप जान ही सकते हो, तो वेट ऑफ एजी, वेट ऑफ एजी। चलो वेट के लिए फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर वेट। चलो इसलिए हमने लिखा है मोलिकुलर वेट एजी का 108, आप जानते हो है ना। चलो मोल कितना है 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 108, तो क्या आ जाएगा 1.08 ग्राम। ये आपको एजी मिल गया एंड दिस इज अवर थियोरेटिकल वैल्यू। ओके याद रखना है, यही हमारी क्या होगी, यही हमारी थियोरेटिकल वैल्यू होगी, याद रखना है। अब ये होगी थियोरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास है ना। तो अब यहां से हो जाएगा सेल एफिशिएंसी, यहां से हमें मिल जाएगी सेल एफिशिएंसी। ओके सिंपल है फॉर्मूला इसका भी कि सेल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, चलो क्या लिखोगे फॉर्मूला, बता दिया मैंने आपको एक बार, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय थियोरेटिकल वैल्यू, चलो मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो एक्सपेरिमेंटल कितना है 0.972 डिवाइड बाय 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब भी ये करोगे मिलेगा 90%, यानी कि सेल एफिशिएंसी हो गई 90%। ओके तो ये एक नया कंसेप्ट भी आज हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है, सेल एफिशिएंसी। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब आपके सामने आए तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस टाइप से जाना है, तो ये आपको पता चल गया होगा। जो हमारा एग्जाम्पल हमने किया है और ये सोल एक्स्ट्रा किया है, आगे के भी 2 किए, तो उसमें सब मैथड तो एक ही रहता है। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, आप एक ही मेथड में आपको जाना है, यहाँ से क्यू में से। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा बोला कि भाई हाउ मेनी एजी डिपोजिटेड ऑन कैथोड, तो याद पता चल जाएगा कि 1.08 ग्राम एजी डिपोजिट होगा कैथोड पर, है ना। बट यहाँ से एक स्टेप हमने आगे निकाला है, जो एग्जाम्पल था उसमें कितना कैथोड डिपोजिट होता था कैथोड पर, ये हमने स्टडी किया था, है ना एग्जाम्पल में। तो यहाँ से थोड़ा आगे किया है, बट उसमें आपको ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑलवेज क्वेश्चन में दी गई होगी। तो ये हो गई 90% सेल एफिशिएंसी। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर सेल एफिशिएंसी आपके सामने आती है तो आप आई होप कि अच्छी तरह से उसे सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए। ओके बाय बाय।